हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। HPPSC PGT बायोलॉजी का एग्जामिनेशन आज 17 जुलाई 2024 को कंडक्ट करवाया गया। इस वीडियो में हम पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस एंड पेपर 2 में पूछे गए 20 साइकोलॉजी और पैडागोजी के जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले हम पेपर 1 के 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज डिजाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय आंकड़े दिवस कौन सा नामित किया है, किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है? 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। ओके, राष्ट्रीय आंकड़े दिवस। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 29 जून। क्वेश्चन थर्ड है, ऑफ द फॉलोइंग whom is awarded the पद्म विभूषण in 2024 for founding the सुलभ। सुलभ की स्थापना के लिए वर्ष 2024 में निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण दिया गया? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया बिंदेश्वर पाठक को। ओके, बिंदेश्वर पाठक को सुलभ की स्थापना के लिए ये एक आंदोलन था स्वच्छता के लिए। ओके, हाइजीन से रिलेटेड ये एक आंदोलन शुरू किया था इन्होंने। बिंदेश्वर पाठक को 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इसके लिए। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बिंदेश्वर पाठक। फोर्थ क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग फिजिकल डेफिसिट इज प्रोजेक्टेड इन द एंटरिम यूनियन बजट 2024 फॉर 2024-25 इज करेक्ट। वर्ष 2024 के अंतरिम यूनियन बजट में वर्ष 2024-25 के लिए कितने वित्तीय घाटे का अनुमान लगाया गया है? जो ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो उसमें 5.1% फिजिकल डेफिसिट प्रोजेक्ट किया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 5.1। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज दैट अनटचेबिलिटी इज एबोलिश्ड। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से उस आर्टिकल की पहचान कीजिए जिसमें छुआछूत समाप्ति के बारे में कहा गया है। तो आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। ओके, आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपको बताना है कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मेनी स्टेट्स वर रिकमेंडेड बाय द स्टेट्स रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1965 फॉर इंडिया। राज्य पुनर्गठन एक्ट 1956 ने भारत के लिए कितने राज्यों की सिफारिश की? तो राज्य पुनर्गठन एक्ट जो था 1956, इसने भारत के लिए 14 राज्यों की सिफारिश की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 14 स्टेट्स। सेवंथ क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ पछवारा सेंट्रल कोल माइन इन द स्टेट ऑफ इंडिया। भारत में पछवारा जो केंद्रीय कोयला खदान है, इसके स्थान कहाँ पे, ये कहाँ पे लोकेटेड है, किस राज्य में है, इसकी पहचान करनी है। तो पछवारा सेंट्रल कोल माइन ये झारखंड में है। ओके, झारखंड स्टेट में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, झारखंड। झारखंड एक हब है कोल का, यहाँ पे कोल काफी मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फॉलोइंग सिटी ऑफ हरियाणा स्टेट हैज बीन प्लेस्ड लोएस्ट इन द स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023। स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 में हरियाणा राज्य का कौन सा निम्नलिखित नगर सबसे निचले स्थान में रखा गया है? तो ये जो सिटी है हरियाणा स्टेट की, जो सबसे नीचे है, लोएस्ट रैंक है जिसका स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में, ये है थानेसर। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द डैन्यूब रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन। जो डैन्यूब रिवर है, नदी है, ये किन की सीमा बनाती है? तो डैन्यूब रिवर बुल्गारिया और रोमानिया की बाउंड्री बनाती है। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बुल्गारिया एंड रोमानिया। क्वेश्चन नंबर 11, इन द टाइम ऑफ विच यूएसए प्रेसिडेंट द वाटरगेट स्कैंडल टुक प्लेस। वाटरगेट स्कैंडल किस यूएस के राष्ट्रपति के समय हुआ था? जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था तो उस समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे वो थे रिचर्ड नेक्सन। रिचर्ड नेक्सन उस समय प्रेसिडेंट थे यूएसए के जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ था। वाटरगेट स्कैंडल 1972-74 में हुआ था। ओके, सो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। 1974 में इन्होंने फिर बाद में अपना रेजिग्नेशन भी दे दिया था, इस्तीफा भी दे दिया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है, इन विच फॉलोइंग कंट्री इज लोकेटेड द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का
यहाँ पूछा है कि हेडक्वार्टर किस कंट्री में लोकेटेड है। तो नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेल्जियम में। बेल्जियम में है नाटो का हेडक्वार्टर। नाटो की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, 1949 में से एस्टेब्लिश किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ओके, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1979 में से एस्टेब्लिश किया गया था नाटो को। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेल्जियम में है। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इन विच सब्जेक्ट देयर इज नो वीमेन नोबेल प्राइज 2023 अवॉर्डी। किस विषय पर महिला को कोई भी नोबेल प्राइज 2023 में नहीं रखा गया है, नहीं मिला है 2023 का नोबेल प्राइज किस फील्ड में। तो केमिस्ट्री फील्ड में, जो केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में किसी भी वीमेन को 2023 में नोबेल प्राइज नहीं मिला है। इसमें मेल ही हैं जितने भी हैं, आई थिंक 2 मेल हैं जिनको नोबेल अवार्ड मिला है केमिस्ट्री में। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, केमिस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। विच फॉलोइंग ऑथर इज नॉट मैच्ड करेक्टली विद हिज बुक। तो एक साइड राइटर दिए हैं और दूसरी साइड दिए हैं हमारे पास बुक्स। द लाइफ ऑन आवर प्लैनेट, तो ये बुक डेविड के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट मैच है। सेकंड है व्हाई वी फॉल फॉर फेक न्यूज, ये बुक बैड न्यूज, ये बुक भी ब्रदरटन द्वारा लिखी गई है, रॉब ब्रदरटन द्वारा, बिल्कुल करेक्ट मैच है, दोनों करेक्ट मैच है। थर्ड देखें तो कास्ट, ये जो बुक है ये इन राइटर के द्वारा नहीं लिखी गई है, स्टेटमेंट गलत है। ओके, ये मैच जो है करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट, नॉट करेक्टली मैच्ड। फोर्थ देखें अगर फेसबुक द इनसाइड स्टोरी, ये बुक स्टीवन लेवी द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल करेक्ट मैच है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का जो है सही उत्तर होगा। हिंदी का फर्स्ट, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो उपसर्ग की भिन्नता के कारण यानी जिसमें उपसर्ग लगा है और वो भिन्न है। तो अगर हम देखें अनुचित में जो उपसर्ग लगता है वो होता है अन जमा उचित, अनुचित, तो इसमें अन उपसर्ग है। अनुचर में अनु उपसर्ग है, अनुभव में अनु उपसर्ग है, और अनुशासन में भी अनु उपसर्ग है। तो ऑप्शन बी, सी और डी में अनु उपसर्ग लगा है, और लेकिन अनुचित में अन उपसर्ग है, यहाँ अनु उपसर्ग नहीं है। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए अनुचित। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। इनमें से जो विशेषण देखें नहीं पूछा है, तो विशेषण यहाँ पे दयावान विशेषण है, दयालु विशेषण है, दयाद्र विशेषण है, लेकिन जो दया शब्द है ये विशेषण नहीं है, ये एक संज्ञा शब्द है। यहाँ पूछा था कौन सा विशेषण नहीं है, तो दया जो है विशेषण शब्द नहीं है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्रांतिकारी शब्द संज्ञा के किस भेद का उदाहरण है। क्रांतिकारी जो शब्द है ये संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ओके, जातिवाचक संज्ञा क्रांतिकारी। क्वेश्चन नंबर 19, उतना ही पैर पसारिए जितनी लंबी चादर हो। रेखांकित पद सर्वनाम का प्रकार है। उतना ही पैर पसारिए, उतना, जितना, जो, सो, इस प्रकार के वाक्य शब्द जो है आते हैं संबंधवाचक सर्वनाम में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 20, श्वेतांबर समस्त पद के लिए उचित विकल्प चुनिए। समासिक विग्रह दिया है और समास के भेद दिए हैं। तो श्वेतांबर का अगर हम विग्रह करें तो श्वेतांबर का विग्रह होता है श्वेत है अंबर जिसके। ओके, श्वेत है अंबर जिसके, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है माँ सरस्वती की, माँ सरस्वती की यहाँ पे बात हो रही है। तो सरस्वती की बात हो रही है, यानी यहाँ ना अंबर की बात हो रही है, आसमान की बात हो रही है, यहाँ अंबर का मतलब है वस्त्र। तो श्वेत है अंबर जिसके, श्वेत है वस्त्र जिसके, यानी सरस्वती, माँ सरस्वती, यानी ये बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बहुब्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर 21, वाक्य में विधेय का अर्थ है। विधेय क्या होता है, किसी भी वाक्य में एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। विधेय क्या होता है, विधेय होता है उद्देश्य के बारे में कथन जो है विधेय कहलाता है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। उद्देश्य होता है जिसके बारे में कुछ बताया जाता है, और विधेय होता है जो उद्देश्य के बारे में बताता है। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उद्देश्य के बारे में कथन जो है कहलाता है विधेय। क्वेश्चन नंबर 22, आकाश में काले काले फिलिंग द ब्लैंक्स छा गए, यानी आकाश में काले काले बादल छा गए।
लेकिन यहाँ पे बादल नहीं दिया। ये पर्यायवाची का क्वेश्चन है लेकिन इन्होंने खालिस्तान में बदल दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स में। आकाश में काले काले बादल छा गए, यानी बादल के पर्यायवाची हमें पता होना चाहिए। बादल के पर्यायवाची में यहाँ पे देखें तो वारिद, वारिद जो शब्द है ये बादल का पर्यायवाची है। ओके, वारिद बादल को कहते हैं, आकाश में काले काले वारिद छा गए। ये जो यहाँ पे वारिदी दिया है, वारिदी होता है समुद्र। ओके, समुद्र, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वारिद। क्वेश्चन नंबर 23, मुझसे हंसा नहीं जा सकता वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया इस वाक्य में मुझसे हंसा नहीं जा सकता, तो यहाँ पे हंसना जो है मुख्य क्रिया है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, हंसना। क्वेश्चन नंबर 24, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, इसमें जो अलंकार है वो है उपमा अलंकार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, उपमा अलंकार है इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, खाक छानना मुहावरे का अर्थ है। खाक छानना मुहावरे का अर्थ है खाक में कुछ ढूंढना नहीं, खाक को छानकर, यहाँ खाक की बात ही नहीं हो रही है, खाक छानना खाक में मिल जाना नहीं, खाक छानना का मतलब है दर दर भटकना। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दर दर भटकना। तो ये तो थे 10 क्वेश्चन हिंदी के। नेक्स्ट इंग्लिश के 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। All writers filling the blanks language as a tool filling the blanks express their feelings. All writers use language as a tool to express their feelings. Okay, use and to, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27, choose the right option to fill in the blanks. My brother has got 2 children, fill in the blanks boy and fill in the blanks girl. My brother has got 2 children, a boy and a girl. सिंपल। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, अ बॉय एंड गर्ल, इंडेफिनेट आर्टिकल यूज होंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। हमारे पास दिया गया है द वर्क विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय द टाइम यू कम बैक, तो ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में दिया गया है, ये हमें चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में यहाँ पे सब्जेक्ट है वी। ओके, तो अगर हम ऑप्शन एक देखें, ऑप्शन ए, दे विल कंप्लीट द वर्क बाय द टाइम यू कम बैक, तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो ये तो नहीं होगा। सेकंड देखें अगर, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम यू कम बैक। ओके, सो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क बाय द टाइम यू कम बैक। क्वेश्चन नंबर 29, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनडायरेक्ट हमने सेलेक्ट करना है, कौन सा जो है करेक्ट है। हमारे पास दिया गया है ही सेड टू मी आई प्लेड माई पार्ट वेल, तो इनडायरेक्ट होगा इसका ही सेड टू का टोल्ड भी हो जाएगा वैसे, पहले ही सेड टू मी दैट ही हैड प्लेड हिज पार्ट वेल। ओके, सो ऑप्शन ए ही इसमें करेक्ट है, he said to me that he had played his part well. Question number 30, arrange the given parts to make a meaningful sentence. हमारे पास दिया गया है was not at its best, it get over the past's losses and disappointments, the team of our city but did enough। तो पहला से अगर शुरुआत करें तो यहाँ पे देखा जाए तो द टीम ऑफ अवर सिटी, यहाँ से सेंटेंस शुरू हो रहा है। ओके, तो एस पहले में आएगा, इसमें ए भी नहीं है, एस केवल सेकंड में ही फर्स्ट है। ओके, एस के बाद पी, द टीम ऑफ अवर सिटी वॉज नॉट एट इट्स बेस्ट, इसके बाद टी है, बट डिड इनफ, एंड क्यू टू गेट ओवर द पास्ट, एंड आर लॉसेज एंड डिसअपॉइंटमेंट्स। ओके, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31, indicate the synonym of the underlined word. He felt the pain without any ostensible cause. तो यहाँ पे सिनोनियम बताना है ऑनस्टेंसिबल का सिनोनियम होगा यहाँ पे अपेरेंट। अपेरेंट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अपेरेंट होता है जैसा कि रियल में हो के वास्तविक जैसा लगे, या हम कह सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर है वो चीज़। ओके, अपेरेंट। 32 है ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 32, indicate the synonym of the underlined word.
सेंसिंग अ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन आई रिक्यूज्ड माई सेल्फ फ्रॉम द गवर्निंग कमेटी। तो यहाँ पे रिक्यूज्ड पे यहाँ पे अंडरलाइन दिया है, इसका सिनोनिम बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो रिक्यूज्ड का यहाँ पे जो सिनोनिम यूज कर सकते हैं हम, वो कर सकते हैं हम विदड्रॉ, विदड्रॉ। ओके, ऑप्शन ए यहाँ पे जो है फिलअप हो सकता है, करेक्ट होगा विदड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। फिलिंग द ब्लैंक्स, सब्सटेंस transmits and diffuses light so that the objects on the other sides are not clearly visible। ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है जो लाइट को दूसरी साइड जाने तो देता है, लेकिन वो उसकी जो है विजिबिलिटी क्लियर नहीं रखता। ओके, स्पष्ट रूप से आपको नहीं दिखाई देगा। एक ऐसा, अगर आपने शीशा भी देखा होगा, कुछ शीशे ऐसे होते हैं जिनसे लाइट तो चली जाती है लेकिन विजिबिलिटी नहीं लगती, पल्ली साइड आप देख नहीं सकते कि क्या हो रहा है। ओके, लाइट तो आ जाएगी। तो ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ओके, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस होते हैं ऐसे सब्सटेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जनरल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंट की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांसलूसेंट सब्सटेंस। ट्रांसपेरेंट होता है जैसे प्लेन मिरर होता है, प्लेन ग्लास होता है जिससे आप एक दूसरी साइड देख सकते हो क्लियर। मिरर तो नहीं होगा, मिरर से तो रिफ्लेक्ट होता है, कुछ भी नहीं दिखता। ओके, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, चूज द ऑप्शन विच कैन रिप्लेस द फॉलोइंग सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। Mohan is so busy that he cannot attend the meeting। Mohan is so busy that he cannot attend the meeting। तो इसको रिप्लेस कर सकता है मोहन इज बिजी इनफ टू अटेंड द मीटिंग। नहीं, तो ये तो सरासर गलत है। मोहन इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग, तो ये सही सेंस कर रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देख लें, अगर मोहन इज वेरी बिजी अटेंडिंग मीटिंग्स, नहीं, मोहन इज बिजी टू अटेंड द मीटिंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे जो है बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। मोहन इज टू बिजी टू अटेंड द मीटिंग। ओके, ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, क्वेश्चन नंबर 35, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इज ऋतु इज द बेस्ट सोल्जर हैज प्रूव्ड वंस अगेन बियॉन्ड डाउट दैट ऋतु हैव बीन द बेस्ट सोल्जर इज proved once again beyond doubt। थर्ड है that Ritu is the best soldier has been proved once again beyond doubt। और फोर्थ है the Ritu is one of the best soldier has been proved once again। और यहाँ पे देखें तो जो मेरे को बिल्कुल सही लग रहा है, that Ritu is the best soldier has been proved once again beyond doubt। ओके, ऑप्शन सी इसमें जो है सही उत्तर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैज़ द लार्जेस्ट एरिया फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्र वाले जिले की पहचान कीजिए। तो सबसे बड़ा जिला हिमाचल प्रदेश का है जिसका क्षेत्र सबसे बड़ा है, वो है लाहौल स्पीति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लाहौल इन हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ लाहौल स्पीति की, पूरे लाहौल स्पीति की बात नहीं हो रही है, यहाँ केवल लाहौल वाले एरिया की बात हो रही है। ओके, लाहौल का जो एरिया है। तो पहली स्टेटमेंट है चंबा इज ऑन इट्स साउथ। तो इस प्रकार से लाहौल स्पीति का जो है यहाँ मैप है, तो यहाँ पे स्पीति है और यहाँ पे लाहौल है। ओके, तो चंबा लाहौल के वेस्ट में है, ना कि साउथ में। स्पीति ऑन इट्स नॉर्थ, स्पीति इसके ईस्ट में है, तो ये भी गलत है। और अगर यहाँ पे देखें कुल्लू, तो कुल्लू लाहौल के ऐसे नीचे वाली साइड है, यानी साउथ में है कुल्लू, वेस्ट में नहीं है, तो ये भी गलत है। फोर्थ देखें, रिवर भागा इज लोकेटेड लोकली कॉल्ड गारा। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, गारा कहा जाता है भागा रिवर को। तो स्टेटमेंट जो है डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट अमंग द अर्बन पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2001। 2011, यहाँ पे 11 दे दिया है, हिंदी में 11 दिया है और इंग्लिश में 1 दिया है। तो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है ये डिस्ट्रिक्ट ऊना का है। ऊना डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन लिटरेसी रेट है वो है 34,736। कांगड़ा का है 17,198, कुल्लू का 39,931 और सिरमौर का था 46,209। तो सबसे कम है ऊना का 2011 की जनगणना के अनुसार। यहाँ पे 2001 दिया है इंग्लिश में। जब इंग्लिश में मिस्टेक, इंग्लिश और हिंदी में जब कॉन्फ्लिक्ट हो जाए कि कौन सा सही होगा क्वेश्चन, हिंदी वाला या इंग्लिश वाला, तो हिंदी वाले को
प्राथमिकता नहीं दी जाती, इंग्लिश वाले को दी जाती है। तो यहाँ पे 2001 की सेंसस के अनुसार ही आपको आंसर देना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे 2011 के अनुसार तो डिस्ट्रिक्ट ऊना आएगा, लेकिन यहाँ पे 2001 की सेंसस के अनुसार इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है आइडेंटिफाई द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर द हिमालयन स्टेट्स कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्ट preparedness index 2021 from the following. Himalayan state category of export preparedness index 2021 में हिमाचल प्रदेश का रैंक जो रहा वो था सेकंड रैंक, दूसरा रैंक था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड रैंक था। क्वेश्चन नंबर 41 है द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स इन द मशोबरा स्टेट होम ऑफ हिमाचल प्रदेश इन 2022 वाज। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा राज्य शरणस्थल होम में वर्ष 2022 में कितने निवासी थे? तो इसमें जो टोटल इनहेबिटेंट्स थे वो थे 20 इनहेबिटेंट्स। ऑप्शन डी करेक्ट होगा 20। क्वेश्चन नंबर 42 है विच लैंड सीलिंग इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर द भरमौर एरिया इन हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स एक्ट 1972। हिमाचल प्रदेश सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग एक्ट 1972 के अनुसार भरमौर क्षेत्र में जमीन की ऊपरी सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो भरमौर क्षेत्र में जो जमीन की ऊपरी सीमा निर्धारित की गई है वो की गई है 70 एकड़। ओके, 70 एकड़। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 70 एकड़। क्वेश्चन नंबर 43 है विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना फॉर द 2000 टॉप मेरिटोरियस गर्ल स्टूडेंट्स इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना को 2000 सर्वोच्च गुणवान कन्या विद्यार्थियों के लिए है, ये तो है, लेकिन इसके बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है, कौन सा जो है स्टेटमेंट सही है? तो स्टेटमेंट्स देखें, अगर इट इज मेंट फॉर इंजीनियरिंग स्ट्रीम ओनली, नहीं, इट मीन्स फॉर ऑल स्ट्रीम्स, बिल्कुल सही है। आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, इन सभी स्ट्रीम्स के लिए थी ये। ओके, इट इज मेंट फॉर ऑल स्ट्रीम्स, इट इज मेंट फॉर मेडिकल ओनली नहीं, इट इज मेंट फॉर कॉमर्स ओनली नहीं। ऑप्शन बी ही इसमें करेक्ट होगा, ये सभी स्ट्रीम के छात्राओं के लिए थी। ओके, ये कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसकी शुरुआत 2012-13 में की गई थी। ओके, 2012-13 में इस स्कीम की शुरुआत की गई थी। इसमें प्रत्येक स्टूडेंट को 15,000 रुपए पर एनम दिए जाते हैं। ओके, 15,000 रुपए। अगला क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग हु बिकेम द विंटर क्वीन ऑफ हिमाचल प्रदेश इन द मनाली विंटर कार्निवल 2023। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि यहाँ पे 2023 पूछा गया है। 2023 में जो विनर रही वो डिस्ट्रिक्ट मंडी से थी, उनका नाम ही यहाँ नहीं है। यहाँ पे निशा ठाकुर का नाम है जो 2024 की विनर है। ओके, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा, इसके मार्क्स सभी को मिल जाएंगे जहाँ तक लगता है। ओके, तो ये क्वेश्चन को हम स्किप ही करेंगे क्योंकि इसका कोई नतीजे पे नहीं निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। आइडेंटिफाई द कंट्रोल ऑफ हिमाचल प्रदेश ओवर द हाइडल पावर जनरेटेड फ्रॉम इट्स रिवर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अपनी नदियों से जल विद्युत उत्पादन पर हिमाचल प्रदेश की नियंत्रण की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो 7.6% कंट्रोल जो है हिमाचल प्रदेश का है ओवर द हाइडल पावर। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 7.6%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ गैमूर मोनेस्ट्री गैमूर गोम्पा इन हिमाचल प्रदेश। गैमूर गोम्पा जो है हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर है, आपको इसकी पहचान करनी है। तो इसमें आप पांगी तो हटा दीजिए और रिकांगपिओ भी हटा दीजिए, ये लाहौल स्पीति में ही है। आपको बताना है कि लाहौल में है या स्पीति में है। तो गैमूर गोम्पा जो है ये लाहौल क्षेत्र में आता है। ओके, लाहौल में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड द लोएस्ट नंबर ऑफ नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन 2020 एंड 21 फ्रॉम द फॉलोइंग। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2020-21 में सबसे कम नॉन एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज वाले जिले की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे लोएस्ट पूछा है, लोएस्ट है डिस्ट्रिक्ट चंबा का। चंबा के जो एग्रीकल्चर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज है वो है 15। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा, चंबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। द गोची फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज हेल्ड एट विच फॉलोइंग एरियाज। तो हिमाचल प्रदेश का जो गोची त्यौहार है ये निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में मनाया जाता है। तो गोची त्यौहार ये लाहौल स्पीति में मनाया जाता है अगेन।
तो यहाँ पे आप बैजनाथ तो डायरेक्ट हटा सकते थे, एलिमिनेट कर सकते थे, रामपुर बिसेर भी एलिमिनेट कर सकते थे। आपके पास होता है केलोंग और ताबो विहार। ताबो विहार ये स्पीति वैली में है और केलोंग ये लाहौल वैली में है। ओके, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, केलोंग। केलोंग क्षेत्र में जो है गोची त्यौहार मनाया जाता है। ये एक फर्टिलिटी फेस्टिवल है। ये चंद्रा और भागा वैलीज में मनाया जाता है लाहौल स्पीति, जो कि केलोंग के अंतर्गत ही आता है। ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ये फेस्टिवल उन फैमिलीज में मनाया जाता है जिनके परिवार में बेबी हुआ हो, जैसे उनके परिवार में बच्चा हुआ हो लास्ट ईयर। ओके, अगर पिछले साल किसी के परिवार में बच्चा हुआ हो तो वो गोची फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ओके, ये हर साल फरवरी मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, फरवरी मंथ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बतानी है कौन सी सही है। पहली है द बुशहर आर्ट इज होली इंडिजिनस। सेकंड है देर आर वेराइटीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन बुशहर आर्ट। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, करेक्ट आंसर बताना है। थर्ड है वीरभद्र सिंह वॉज चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर 6 टाइम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वीरभद्र सिंह जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पूर्व, वो 6 बार मुख्यमंत्री बने थे। अगली देखें अगर, द रिवर सतलुज ब्यास और गिरी फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट शिमला। तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि ब्यास रिवर जो है शिमला में नहीं बहती। तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। अगर ऑप्शन में देखें तो जिसमें भी फोर्थ स्टेटमेंट होगी वो गलत होगा, तो फोर्थ इसमें है, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। हमारे पास बचता है थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो थर्ड करेक्ट है, यानी सेकंड और थर्ड सही है। देयर आर वेराइटीज ऑफ इन्फ्लुएंसेस ऑन बुशहर आर्ट। ओके, तो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड और स्टेटमेंट थर्ड बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट वाज द रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंबा ऑफ हिमाचल प्रदेश इन ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द गुड डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। देखिए इसका मैंने चार्ट भी आपके साथ टेस्ट शेयर किया था टेलीग्राम पे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स का। वहाँ पे सभी डिस्ट्रिक्ट्स की डिटेल में गुड गवर्नेंस इंडेक्स की रिपोर्ट दी गई थी। ओके, तो 2021 में चंबा जिले की ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट में क्या इसका रैंक था पूछा गया है। तो अगर यहाँ पे देखें हम ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चंबा, यहाँ पे है चंबा की रैंक है हमारे पास थर्ड। ओके, थर्ड रैंक है डिस्ट्रिक्ट चंबा की, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थर्ड रैंक। ओके, ये चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किया था टेलीग्राम पे, तो अगर आप टेलीग्राम पे नहीं है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं फिर से शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो मैं इस चार्ट को फिर से वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, ओवरऑल रैंक चंबा का था 6th और यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी में थर्ड रैंक था। फर्स्ट रैंक था ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का फर्स्ट रैंक। क्वेश्चन नंबर 61 है साइकोलॉजी सेक्शन का। विच कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू सुजेस्ट इम्प्रूवमेंट इन द यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम। विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था जिनसे सुझाव मांगे थे। ओके, तो ये कमेटी थी सैंडलर कमेटी या सैंडलर कमीशन, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, सैंडलर कमीशन। सैंडलर कमीशन का गठन हुआ था 1917 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाय। भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। तो ये फाउंडेशन रखा गया था मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का भारत में मैकॉले द्वारा, मैकॉले मिनट्स ऑफ 1835। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मैकॉले मिनट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। हु सेड दिस एजुकेशन इज मैन मेकिंग, it is that by which character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded and by which man can stand on his own feet। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वामी विवेकानंद की ये स्टेटमेंट है। एजुकेशन इज मैन मेकिंग, character is formed, strength of mind is increased, intellect is expanded and by which man can stand ऑन हिज ओन फीट। ओके, ये स्टेटमेंट है स्वामी विवेकानंद की, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। विच स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर ट्रू एज पर बुद्धिस्ट फिलोसफी। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अनुसार इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है सही है, ट्रू है। पहली है माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। सेकेंड है सॉरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। थर्ड है बर्थ एंड डेथ आर द कॉजेज ऑफ ट्रबल्स एंड फोर्थ दिया है
गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन वर्ल्डली परसूट्स इज द कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स। तो यहाँ जो स्टेटमेंट सही है ना, वो देखा जाए तो इनमें से सभी स्टेटमेंट सही है, ये पहली को छोड़ के। माया इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ओके, ये गलत है। बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है तीनों। तो यहाँ पे तीनों कौन सा दिया है, ए तो हट जाएगा, ये नहीं आएगा, 2 एंड 3 और फोर्थ भी, ओके। तो ओनली 2, 3 एंड फोर्थ आर ट्रू, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा, ओके। सॉरो इज द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स, बर्थ एंड डेथ आर कॉज ऑफ ट्रबल्स, ओके। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 65, which one of the following combinations gives a correct reason for including philosophy of education in teacher education curriculum? तो पहला दिया गया है philosophy is an oldest discipline. Second है philosophy helps to understanding educational concepts in holistic ways. Third है philosophy and education are two sides of same coin. And fourth दिया गया है option D, philosophy helps in developing a better personality of perspective teachers. And ऑप्शन ई दिया गया है philosophical analysis of educational concept helps in developing a rational viewpoint. तो इनमें से बताना है कि कौन से कॉम्बिनेशन जो है करेक्ट रीजन है फिलोसफी को इंक्लूड करने के लिए। तो एक तो ये हेल्प्स टू अंडरस्टैंड एजुकेशनल कंसेप्ट इन होलिस्टिक वे, ये तो बिल्कुल सही है। फिलोसफी एंड एजुकेशन आर टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, बिल्कुल सही है। बी भी सही है, सी। एंड देखिए ऑप्शन ई, फिलोसफिकल एनालिसिस ऑफ एजुकेशन कंसेप्ट हेल्प्स इन डेवलपिंग अ रैशनल व्यू पॉइंट, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी, सी और ई जो है इसमें सही होंगे। ऑप्शन बी, सी और ई, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। स्टेटमेंट बी, सी और ई जो है ये सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द स्टांस टू बी टेकन बाय द टीचर एडवोकेटिंग एग्जिस्टेंशलिस्ट एजुकेशन। निम्न में से कौन सा जो है एग्जिस्टेंशलिस्ट यानी अस्तित्ववादी शिक्षा की वकालत करने के लिए वकालत करने वाले शिक्षक द्वारा अपनाए जाने वाले रुख को दर्शाता है? इनमें से पहला दिया है वैल्यूज कांट बी टॉट, सेकंड है वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, थर्ड है वैल्यूज आर एसेंशियली कॉन्टेक्सचुअल एंड ऑब्जेक्टिव, फोर्थ दिया है वैल्यूज आर ड्राइव्ड एंड मार्केट फोर्सेज, ड्राइव्ड फ्रॉम मार्केट फोर्सेज। तो उसमें जो सही होगा वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल, ओके। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये वैल्यूज आर सब्जेक्टिव एंड पर्सनल। क्वेश्चन नंबर 67 है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड विद ई लर्निंग इज यूज्ड टू क्रिएट द हाइब्रिड अप्रोच टू टीचिंग विच इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये पहले भी किसी पेपर में पूछा गया था। अब कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल क्लासरूम और ई लर्निंग का जिसमें कॉम्बिनेशन होता है टू क्रिएट अ हाइब्रिड अप्रोच, इस मेथड को कौन सी लर्निंग मेथड कहा जाता है? तो ये है ब्लेंडेड लर्निंग मेथड, ओके। ब्लेंडेड लर्निंग कहा जाता है इन्हें, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्लेंडेड लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 68, फिलिंग द ब्लैंक्स इज विमेन्स यूनिवर्सिटी। तो वनस्थली विद्यापीठ इज विमेन्स यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, वनस्थली विद्यापीठ। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके, वनस्पति विद्यापीठ। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी 1935 में, 1935 में वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन है न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, देखिए जो न्यूपा दिया है इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। ये फुल फॉर्म है इसकी, याद रखें, कई बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। न्यूपा इज कंसर्न्ड विद, अब प्लानिंग आ गया तो आप समझ लीजिए कि एजुकेशनल प्लानिंग से ही कंसर्न्ड है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इनमें से कौन सा जो है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल डेवलपमेंट है, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल सही है। यहाँ पूछा है कौन सा नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल रिस्पॉन्स, ये प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट नहीं है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगर ऑप्शन डी देखें प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है ये भी। तो तीनों ए बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। तो यही पूछा था यहाँ पे नॉट, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा।
इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स इज कंटिन्यूअस? निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल जो है कंटिन्यूअस है? एल्टीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, फैमिली साइज इन लोकेलिटी, थर्ड है मैरिटल स्टेटस ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, फोर्थ है रिलीजियस एफिलिएशन ऑफ वर्कर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज कंटिन्यूअस? तो कंटिन्यूअस वेरिएबल है यहाँ पे एल्टीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, एल्टीट्यूड टूवर्ड्स स्कूल, ओके, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। द पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म इज विलियम जेम्स। विलियम जेम्स को जाना जाता है पायनियर ऑफ फंक्शनलिज्म, ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। साइकोलॉजी से क्वेश्चन है। विलियम वुंट कौन थे? विलियम वुंट एक जर्मन फिलोसफर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, ओके। विलियम वुंट ने ही लिप्जिंग में फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब एस्टेब्लिश की थी 1879 में, ओके। एक और इम्पॉर्टेंट शख्सियत है यहाँ पे जेबी वॉटसन। जेबी वॉटसन ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ बिहेवियरिज्म। फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहा जाता है, व्यवहार के जनक कहा जाता है जेबी वॉटसन को, ओके। तो इन फैक्ट्स को यहाँ से याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग फॉर स्टेबल लर्निंग? देखिए ये क्वेश्चन पहले भी पीजीटी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है, पेपर 2 में। हमने उस समय भी ये क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया था। ऑप्शन दिए हैं कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशो रिइंफोर्समेंट, वेरिएबल रेशो और फिक्स्ड इंटरवल। मोस्ट इफेक्टिव रिइंफोर्समेंट जो मानी जाती है वो है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मोस्ट इफेक्टिव है वेरिएबल रेशो रिइंफोर्समेंट और लिस्ट इफेक्टिव है कंटिन्यूअस रिइंफोर्समेंट। ये है लिस्ट इफेक्टिव, ओके, लिस्ट इफेक्टिव और ये मोस्ट इफेक्टिव, वेरिएबल रेशो मोस्ट इफेक्टिव। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। इन हल्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोस्टुलेटेड एज इंटरवीनिंग वेरिएबल? इंटरवीनिंग वेरिएबल इन हल्स रिइंफोर्समेंट थ्योरी इज एक्साइटेटरी पोटेंशियल, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। द रोशार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ, रोशार्ट इंक ब्लॉट टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 5 ब्लैक एंड व्हाइट एंड 5 मल्टी कलर्ड कार्ड्स। ये जो टेस्ट है इंक ब्लॉट टेस्ट, ये एक प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है, ओके, प्रोजेक्टिव साइकोलॉजिकल टेस्ट है। और ये जो यहाँ पे इनका नाम है रोसार्च, ये स्विट्जरलैंड से थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने ये टेस्ट बनाया था 1921 में। इसमें यूज किए जाते थे इंक ब्लॉट पिक्चर्स, जिनमें से कुछ ब्लैक होते थे, कुछ व्हाइट और कुछ ग्रे, ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट डिस्क्राइब्स अ वर्चुअल क्लासरूम? वर्चुअल क्लासरूम क्या होता है, कौन सा, क्या डिस्क्राइब करता है? लर्नर्स यूजिंग टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम एनवायरनमेंट लेड बाय अ ट्यूटर, अ ट्रेनिंग कोर्स डन यूजिंग यूट्यूब ट्यूटोरियल्स, नहीं ये तो नहीं होगा। ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस्ड थ्रू वेबिनार्स या ऑनलाइन लाइव लर्निंग कोर्सेज। जो वर्चुअल क्लासरूम को डिस्क्राइब करता है वो है ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट एक्सेस्ड थ्रू वेबिनार्स, ये कहलाएगा। वेबिनार्स के थ्रू जो ऑनलाइन लर्निंग एनवायरनमेंट होता है इसे कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम्स, ओके, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। द इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार 2 से 3 बार पूछ लिया गया है पीजीटी के पेपर 2 क्वेश्चन पेपर में, कई बार आया है। ये भी जो प्रीवियस एग्जाम हुए अदर सब्जेक्ट्स के उनमें कई बार क्वेश्चन आया है। इंटर्नशिप प्रोग्राम इन टीचर एजुकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू हेल्प। तो इंटर्नशिप प्रोग्राम करवाया जाता है जो ट्रेनी टीचर होते हैं स्टूडेंट टीचर्स को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ओके, उनकी ट्रेनिंग के दौरान इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है उनका, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 78। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैंडर्स
interaction analysis categories. In a 10 by 10 observation matrix, the cells which indicate a sustained level of verbal interchange are known as, तो इन्हें कहा जाता है SSR यानी स्टेडी स्टेट रेशो। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्टेडी स्टेट रेशो। क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट की बेनिफिट क्या है? इट कैन असिस्ट इन डीपनिंग द स्टूडेंट्स ओन परसेप्शन। यह छात्र की अपनी धारणा को गहरा करने में सहायता करता है। पीयर असेसमेंट बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए ही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चे की स्वयं की धारणा होती है उनको गहरा करने में ये सहायता करता है पीयर असेसमेंट। सो ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम विकास का आधार नहीं है, बेस नहीं है, नॉट पूछा है। साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल, इकोनॉमिक या सोशियोलॉजिकल। देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, ये पहले आया हुआ है एग्जामिनेशन में 2-3 बार। करिकुलम डेवलपमेंट का आधार है साइकोलॉजिकल, बिल्कुल सही है, फिलोसफिकल भी है, सोशियोलॉजिकल भी है, इकोनॉमिक नहीं है। ओके, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही होगा, इकोनॉमिक नहीं है। ओके, सो दैट्स इट। अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको इस पेपर्स की पेपर 1 और पेपर 2 की PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड करवाएंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप से भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, व्हाट्सएप का लिंक भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। ओके, थैंक यू सो मच।